Now in this particular video, we will be talking about compounding of offenses. फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स जो होती हैं वो अंडर सेक्शन 276B में इनिशिएट की जाती है बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लेकिन उसकी रेमेडी दूसरी एक और रेमेडी है कि आप जो कॉन्ट्रवेशन हुआ है जिसमें प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है उसकी जगह आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 279 सब सेक्शन 2। तो इसके प्रोविजंस क्या है, इसकी गाइडलाइंस क्या है, तो आज हम सब इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे विच इज़ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ये थोड़ा सा लेंदी सेक्शन है, तो आपको ध्यान देना है इस पर्टिकुलर सेक्शन में कि क्या प्रोविजंस हैं और क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द प्रोविजंस? प्रोविजंस क्या क्या है? इट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 279 सबसेक्शन 2। ठीक है, अब प्रोविजन क्या बोलता है? लेट मी जूम माय स्क्रीन। एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर may either before or after the institution proceeding be compounded by CCIT और DGIT। अब इसका मतलब क्या हो रहा है अपन फिर से समझते हैं। ऐसा कोई भी ऑफेंस जो कमिट किया गया है अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर कौन सा है? TDS की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। मे आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशनल प्रोसीडिंग, आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हो या फिर नहीं हुई हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या तो आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के पहले आप कंपाउंडिंग में जा सकते हैं, या फिर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होने के बाद में भी आप इस सेक्शन में जा सकते हैं फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। इट कैन बी कंपाउंडेड बाय, कौन कंपाउंडिंग कर सकता है? कंपाउंडिंग कैन बी डन बाय विद द अप्रूवल ऑफ CCIT और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल CCIT एंड प्रिंसिपल DGIT। ठीक है, प्रिंसिपल कमिश्नर भी इंक्लूड होता है इसमें और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तो ये प्रोविजन है कि आप कोई ऑफेंस आप करते हैं, मतलब आप जो कुछ कॉन्ट्रवेंशन करते हैं प्रोविजंस ऑफ द लॉ विच इज़ कवर्ड अंडर दिस चैप्टर, वी आर टॉकिंग अबाउट TDS, तो आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के लिए आप जा सकते हैं। ठीक है, अब गाइडलाइंस क्या है बोलती है? गाइडलाइंस है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ 2014। ये गाइडलाइन इशू हुई थी गवर्नमेंट की तरफ से 2014 में। हम 2014 की गाइडलाइंस के हिसाब से ही ये वीडियो बनाया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं इफेक्टिव डेट। क्या इफेक्टिव डेट है? ये इफेक्टिव डेट होगी एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2015। इस डेट के बाद जो भी कंपाउंडिंग एप्लीकेशंस रिसीव होंगी गवर्नमेंट को, वो सारे के सारे गाइडलाइन जो 2014 में इशू हुई है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ 2014, वो गाइडलाइंस के हिसाब से ही सारे प्रोविजंस अप्लाई होंगे। ठीक है, अब कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग इज़ नॉट अ राइट। ठीक है, कंपाउंडिंग किसी का राइट नहीं है कि भाई आपको कंपाउंडिंग राइट मिला हो आप जा सकते हो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चेक करेगी क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आपका जो कॉन्ट्रवेंशन है वो सारी जो कंडीशंस दी गई गाइडलाइन में उसके हिसाब से आप उसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, चाहे CCIT हो, DGIT हो, प्रिंसिपल CCIT हो, प्रिंसिपल DGIT हो, वो उसके से अप्रूव करेंगे एंड उसके बाद ही कंपाउंडिंग के लिए आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब अगर प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो गया है अंडर IPC, अगर IPC में अगर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो गई आपके अगेंस्ट में, तब आपका जो ये कॉन्ट्रवेंशन ऑफ ऑफेंस होगा तो उसके अगेंस्ट में आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। तो आपको ये चेक करना है सबसे पहले कि क्या आपके अगेंस्ट में IPC में, इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट में, आपके अगेंस्ट में इंडियन पिनल कोड में कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट किया गया है क्या। अगर इनिशिएट कर दिया गया है तो दिस गाइडलाइंस आर नॉट एप्लीकेबल टू यू। अब इसमें क्या किया गया कि ऑफेंस को कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया गया, क्लासीफाई किया गया, कैटेगरी A ऑफेंस एंड कैटेगरी B ऑफेंस, और दोनों के ऑफेंस के अगेंस्ट में कुछ कंपाउंडिंग जो फीस वगैरह हैं, चार्जेस वगैरह, दोनों में डिफरेंस है। तो कैटेगरी A ऑफेंस क्या क्या होते हैं? कैटेगरी A ऑफेंस में सबसे पहले आता है सेक्शन 276B। ओके,
Just a second, I will just move my screen. Yes. सेक्शन 276B, सेक्शन 276B क्या कहलाता है? आप कैटेगरी ए ऑफेंस में आएंगे अगर आप फेलियर टू पे टीडीएस अंडर चैप्टर 17B, अगर आपने टीडीएस पे नहीं किया अंडर चैप्टर 17B तो सेक्शन 276B आपके लिए कैटेगरी कवर हो रही है। फेलियर टू पे टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115O, आपने टैक्स पेमेंट नहीं किया है अंडर सेक्शन 115O तो आपके लिए कवर हो जाएगा सेक्शन 276B। फेलियर टू पे टैक्स अंडर सेकेंड प्रोविजन टू सेक्शन 194B, आपने अगर पेमेंट नहीं किया, ऐसा आप देखेंगे तीनों चीज़ें जो है वो टैक्स पेमेंट आपने नहीं किया है उससे रिलेटेड प्रोविजंस हैं। दूसरा 276B जो है वो है फेलियर टू पे टीसीएस। सेक्शन 277 है, आपने अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया है ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन विथ रेफरेंस टू कैटेगरी ए ऑफेंस तो आपके सेक्शन 277 आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड द फोर्थ पॉइंट इज सेक्शन 278 which is for abatement of false return with reference to category A offense। आपने अगर कैटेगरी ए ऑफेंस में अगर आपका कुछ हुआ है और उसमें अबेटमेंट आपने लिया होना फॉर फॉल्स रिटर्न तो उस केस में आप कैटेगरी ए ऑफेंस में कहलाएंगे। अब कैटेगरी बी ऑफेंस क्या कहलाता है? लेट अस चेक कैटेगरी बी ऑफेंस। कैटेगरी बी ऑफेंस होंगे सेक्शन 275A वाले which is contravention of order made under section 132(3), section 275B which is failure to comply with the provisions of section 132(1) subsection 2B, 276A आपका आएगा failure to comply with the provisions of section 178 subsection 1 and 178(3). तो ये सारी लिस्ट हैं, तो आप ये लिस्ट एक बार आप क्रॉस चेक करिए कि कौन कौन से कैटेगरी में आप कवर होते हैं, कैटेगरी ए में जा रहे हैं कैटेगरी बी में जा रहे हैं, ठीक है। जैसे फोर्थ आपका पॉइंट आया सेक्शन 276AB फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 269 UC UE एंड UL। सेक्शन 276C सबसेक्शन 1 आपका आ रहा है जिसमें विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स आपका आ रहा होगा। सेक्शन 276C2 विच इज विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एक्सेट्रा। सेक्शन 276CC फेलियर टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। Section 276CC failure to furnish return of income in such cases in block assessment scheme. Section 276D failure to produce books of account, failure to produce accounts and documents. Section 277A falsification of books of account or documents. Section 277 which is false statement in verification with reference to category B offense. Section 278 which is for abatement of false return etc with reference to category B offense। तो ये 12 सेक्शन है वो आपके कैटेगरी बी ऑफेंस में कवर हो रहा है। नाउ यू हैव टू चेक वेदर योर ऑफेंस इज अ कैटेगरी ए ऑफेंस और कैटेगरी बी ऑफेंस। अगर कैटेगरी ए ऑफेंस है तो उसके थोड़े अलग प्रोविजंस हैं, कैटेगरी बी ऑफेंस है तो उसके थोड़े से अलग प्रोविजंस हैं। तो आपको चेक करना है कि आपका जो ऑफेंस है वो कौन से कैटेगरी में कवर हो रहा है, ठीक है। Now again going back to the screen, let me stop this screen sharing। yes, अभी हमने कैटेगरी देख लिया, क्लासिफिकेशन चेक कर लिए। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस हैं, ठीक है। अब कंडीशन में क्या बोला गया है, आपको एप्लीकेशन करना है, किसको करना है? टू CCIT और DGIT हैविंग जुरिसडिक्शन इन एनेक्सर 1। एक बात बता दूं आपको, CCIT DGIT इंक्लूड्स प्रिंसिपल CCIT एंड प्रिंसिपल DGIT, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन देना है, आपके जो जुरिसडिक्शन वाले जो CCIT DGIT हैं उसको एप्लीकेशन देना है इन एनेक्सर 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका पर्सन शुड हैव पेड आउटस्टैंडिंग टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी एंड एनी अदर सम ड्यू फॉर विच कंपाउंडिंग हैज बीन सॉल्व्ड। आपके अगेंस्ट से प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हो रही है, लेकिन उसके पहले आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपके सारे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी जो भी सम ड्यू है वो आपको पूरा पेमेंट करना रहेगा, नहीं तो आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में नहीं जा सकते, ठीक है। उसके बाद आता है अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी कि हाँ वॉट एवर द कंपाउंडिंग चार्जेस विल बी फाइनलाइज्ड
द असेसी इज रेडी टू पे द कंपाउंडिंग चार्जेस। कंपाउंडिंग चार्जेस मतलब क्या क्या होंगे, कंपाउंडिंग फीस आती हैं उसमें, प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस हो गया, लिटिगेशन एक्सपेंसेस हो गया, इसमें काउंसिल के एक्सपेंसेस वगैरह रहते हैं, काउंसिल की फीस वगैरह रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अंडरटेकिंग आप देते हैं कि हाँ जो भी कंपाउंडिंग चार्जेस आएगा वी आर रेडी टू पे द कंपाउंडिंग चार्जेस, तभी आपको एलिजिबल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट इज अंडरटेकिंग टू विड्रॉ अपील फाइल्ड बाय हिम। आपको एक अंडरटेकिंग देनी है कि आपने जो भी अपील फाइल की होगी उसको आप विड्रॉ करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन केस द सेम हैज़ अ बियरिंग ऑन द ऑफेंस सॉट टू बी कंपाउंडेड। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसको आप कंपाउंडिंग में जा रहे हैं, ठीक है, उसका इम्प्लीकेशन आपने जो अपील फाइल की उसका इम्प्लीकेशन कंपाउंडिंग वाले केस में जा रहा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि आई विल विड्रॉ द अपील। और दूसरा हो गया इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्राउंड, मतलब आपने इस पर्टिकुलर जिस ऑफेंस के लिए आप कंपाउंडिंग में गए हैं इसके अलावा कुछ और भी आपके हैं पॉइंट्स उस अपील में, तो आप क्या अंडरटेकिंग देंगे कि भाई जो उस पर्टिकुलर ग्राउंड्स हैं जो विच फॉर विच वी आर गोइंग फॉर कंपाउंडिंग, उसके लिए आप मॉडिफाई करेंगे अपील को। जैसे एग्जांपल 5 पॉइंट के लिए आप किसी अपील में गए होंगे, 5 में से 2 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस से रिलेटेड है, तो आपको ग्राउंड्स आप मॉडिफाई करेंगे कि मैं आप केवल 3 ग्राउंड्स पर ही अपील फाइल करेंगे। वो जो 2 पॉइंट्स है विच आर रिलेटेड टू कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, उस अपील के लिए 2 पॉइंट जो है उसको आपको विड्रॉ करना रहेगा। क्या लिखा है यहाँ पे, इन केस ऑफ मिक्स्ड ग्राउंड्स सम मे नॉट बी रिलेटेड टू द ऑफेंस देन अंडरटेकिंग फॉर मॉडिफिकेशन इन ग्राउंड्स ऑफ अपील, ठीक है। तो ये आपके 4 कंडीशंस है एलिजिबिलिटी कंडीशंस कि अगर आप ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो आप इस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के सेक्शन में जा सकते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर जनरली कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड, ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर कंपाउंडिंग इज नॉट अलाउड, लेट अस सी नाउ, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द ऑफेंसेस व्हिच आर नॉट टू बी कंपाउंडेड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज if it is a category A offense sought to be compounded in whose case compounding was allowed in the past। कैटेगरी ए ऑफेंस है लेकिन उस ऑफेंस के अगेंस्ट में ऑलरेडी आप कंपाउंडिंग एक बार जा चुके हैं, तो फिर से कंपाउंडिंग में अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट आता है आपका कैटेगरी बी ऑफेंस अदर देन द फर्स्ट ऑफेंस। फर्स्ट ऑफेंस के केस में आप जा सकते हैं, लेकिन अगर अदर देन फर्स्ट ऑफेंस है, मतलब आपने एक से ज़्यादा बार उस ऑफेंस को कमिट किया हुआ है, तो आप कैटेगरी बी वाला ऑफेंस है अगर, तो फिर से आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। तो सबसे पहले जानना चाहिए हमें कि फर्स्ट ऑफेंस होता क्या है। फर्स्ट ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू 3 चीज कंडीशन दी हुई है, ठीक है। फर्स्ट ऑफेंस मीन एनी ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू द डेट ऑफ इश्यू ऑफ एनी शो कॉज नोटिस फॉर प्रोसिक्यूशन। आपके अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसके पहले ही आपने कुछ ऑफेंस कमिट किया हुआ है, तो उसको क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑफेंस, ठीक है। सेकेंड आपका आता है एनी इंटीमेशन रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन बाय द डिपार्टमेंट टू द पर्सन कंसर्न। किसी कंसर्न पर्सन के लिए अगेंस्ट में भी कुछ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है और उसकी इंटीमेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जा चुकी है प्रायर टू एनी इंटीमेशन, तो आपका फर्स्ट ऑफेंस कहलाएगा। फिर से पढ़िए, फर्स्ट ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू एनी इंटीमेशन रिलेटिंग टू प्रोसिक्यूशन बाय द डिपार्टमेंट टू द पर्सन कंसर्न। ऐसी कोई ऑफेंस जो कंसर्न पर्सन को इंटीमेशन मिलने के पहले की गई हो, उस ऑफेंस को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ऑफेंस। सेकेंड फिर क्या बोला जाएगा, फर्स्ट ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस कमिटेड प्रायर टू लॉन्चिंग ऑफ एनी प्रोसिक्यूशन व्हिचएवर इज अर्लियर। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दिया गया, उसके पहले आपने जो ऑफेंस कमिट किया होगा उसे फर्स्ट ऑफेंस किया जाएगा। या फिर और ऑफेंस नॉट डिटेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट बट वॉलंटरली डिस्क्लोज्ड प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफेंस के लिए एक और चीज बोल दिया गया है, ऑफेंस विच आर नॉट डिटेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट बट वॉलंटरली डिस्क्लोज्ड प्रायर टू द फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं मिला था, असेसी बाय हिमसेल्फ इज कमिंग टू द डिपार्टमेंट
कि ये अब मैंने ऑफेंस कमिट किया है और इसके लिए मैं एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में जाना चाहता हूँ। तो ये प्रोविज़न आता है फर्स्ट ऑफेंस के केस में। तो आपको ध्यान देना फर्स्ट ऑफेंस है कि नहीं है। अगर फर्स्ट ऑफेंस नहीं है तो आप कैटेगरी बी ऑफेंस अगर कर रहे हैं तो उस पर कैटेगरी बी वाले में आप फर्स्ट ऑफेंस के केस में आप जा सकते हैं। अदर देन फर्स्ट ऑफेंस के केस में कैटेगरी बी में आप नहीं जा सकते। ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन हु एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ बीन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन एंटी नेशनल और टेररिस्ट एक्टिविटी। आप अगर कोई एंटी नेशनल या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो भी आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में नहीं जा सकते। या फिर आप कन्विक्टेड हुए हैं एनी कोर्ट ऑफ लॉ से अंडर एनी अदर लॉ अदर देन डायरेक्ट टैक्स लॉ फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर। आप 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की आपको सजा मिल चुकी है एंड विच हैज़ अ बियरिंग ऑन द ऑफेंस सॉट टू बी कंपाउंडेड, और उसका रिलेशन जो है आपके इस ऑफेंस से भी हो रहा है तो आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। फिफ्थ इज आप अगर कोई ऑफेंस कमिट किए हैं हैविंग अ बियरिंग ऑन एनी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, अगर कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आपके केस में ईडी की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, सीबीआई, लोकपाल, लोकायुक्त और एनी अदर सेंट्रल और स्टेट एजेंसी कुछ अगर आपके अगेंस्ट में कुछ इनिशिएट की हुई है तो भी आप कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस में नहीं जा सकते। या फिर 6th पॉइंट आता है 6 पॉइंट आपका आता है कि आपने कोई अगर डायरेक्ट टैक्स लॉ में कुछ कॉन्ट्रवेंशन किया हुआ है और उसमें भी आपको कुछ कन्विक्शन हुआ, आप कन्विक्ट किया गया बाय कोर्ट ऑफ लॉ, तो भी आप कंपाउंडिंग ऑफेंस में नहीं जा सकते। ऑफेंस कमिटेड बाय अ पर्सन फॉर विच कंप्लेंट वाज फाइल्ड विद कॉम्पिटेंट कोर्ट 12 months प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग। आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है, ठीक है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के पास 12 months प्रायर टू रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, 12 महीने के पहले आपका अगर कुछ नोटिस आपको आई हुई है, आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल हुई है, तो भी आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। ऑफेंस कमिटेड बाय पर्सन हुज एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज पेंडिंग इन अ कोर्ट, ठीक है, सीआरपीसी के अगेंस्ट में, सीआरपीसी प्रोसीजर बोलते हैं इसे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। तो सीआरपीसी वाले कुछ पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट में अगर कुछ ऐसे ऑफेंस में, या फिर कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड दैट म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ सच एन एप्लीकेशन इज नॉट वर्कड आउट, कोई आपका म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन नहीं हो पा रहा है और कोर्ट ने ऐसा रिकॉर्ड किया हुआ है, तो भी आप कंपाउंडिंग में नहीं जा सकते। एंड द 9th पॉइंट इज एनी अदर ऑफेंस विच द सीसीआईटी और डीजीआईटी कंसिडर्स नॉट फिट फॉर कंपाउंडिंग। तो ये हैं आपके ऐसे ऑफेंसेस जिस पर आप कंपाउंडिंग में जनरली नहीं जा सकते। इट इज़ जनरली नॉट कंपाउंडेड, नॉट टू बी कंपाउंडेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ऑफेंस जो है वो ऐसा ऑफेंस तो नहीं है जो जिसमें आप कंपाउंडिंग नहीं जा सकते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कौन सी अथॉरिटी है जो कंपाउंडिंग करेगी? अथॉरिटी कंपाउंडिंग कौन करेगी? अपन ने डिस्कस किया है, सीसीआईटी एंड डीजीआईटी हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द पर्सन। सीसीआईटी और डीजीआईटी के पास ही रहता है ऑप्शन। इट इंक्लूड्स प्रिंसिपल सीसीआईटी एंड प्रिंसिपल डीजीआईटी, ठीक है। सीसीआईटी क्या बोल रहा हूँ फिर से देखिए, सीसीआईटी डीआईटी हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द पर्सन इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर कंपाउंडिंग ऑल कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी ऑफेंस। सभी कैटेगरी ए और कैटेगरी बी ऑफेंस के लिए सीसीआईटी और डीजीआईटी के पास जुरिसडिक्शन है। लेकिन अगर कैटेगरी बी ऑफेंस है जिसमें कंपाउंडिंग चार्जेस इज इन एक्सेस ऑफ रुपीज 10 लाख, 10 लाख के ऊपर अगर कंपाउंडिंग चार्जेस आ रहा है कैटेगरी बी ऑफेंस वाले केस में, तब क्या होगा? ऑर्डर शैल बी पास बाय सीसीआईटी और डीजीआईटी ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। एक कमिटी बनेगी जिसमें 3 मेंबर होंगे। कमिटी मेंबर कितने मेंबर होंगे? 3 मेंबर्स। 3 मेंबर्स कौन कौन होंगे? प्रिंसिपल सीसीआईटी, डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन एंड सीसीआईटी और डीजीआईटी जो भी होगा हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर द केस। जिसके पास केस है वो सीसीआईटी डीजीआईटी रहेगा, डीजीआईटी इन्वेस्टिगेशन और प्रिंसिपल सीसीआईटी। तो ये 3 कमिटी मेंबर रहेंगे अगर कैटेगरी बी ऑफेंस है एंड इट इज मोर देन 10 लाख। तो ऑर्डर विल बी पास्ड बाय सीसीआईटी
ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। एंड कमिटी में कौन कौन रहेगा? कमिटी के 3 मेंबर रहेंगे, प्रिंसिपल CCIT, DGIT इन्वेस्टिगेशन एंड CCIT DGIT। अगर प्रिंसिपल CCIT या फिर DGIT इन्वेस्टिगेशन नहीं है, प्रिंसिपल CCIT और DGIT इन्वेस्टिगेशन इज द CCIT इन द केस, मतलब एक्चुअली में ये उनका केस है, तो क्या होगा? एनी अदर ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ CCIT मे बी कोऑप्टेड मेंबर ऑफ द कमिटी। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल CCIT और DGIT इन्वेस्टिगेशन ही केस को हैंडल कर रही है यहाँ पे, तो उस केस में क्या होगा? कोई कोऑप्टेड मेंबर होगा ऑफ द सेम रैंक ऑफ अनदर रैंक कैन बी अ कमिटी मेंबर। सो दीज आर द प्रोसीजर्स फॉर कैटेगरी A एंड कैटेगरी B ऑफेंसेस। तो कौन कौन कंपाउंडिंग कर सकता है ये हमने अभी डिस्कस किया। अब कंपाउंडिंग के प्रोसीजर्स क्या हैं? व्हाट इज द कंपाउंडिंग प्रोसीजर्स? नाउ व्हाट इज द कंपाउंडिंग प्रोसीजर? लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंपाउंडिंग प्रोसीजर्स। सबसे पहले जैसे ही कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन मिलेगा तो असेसिंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट और डिप्टी डायरेक्टर को एक चेकलिस्ट विच इज एनेक्सर 2 उसको सबमिट करने की पड़ेगी कंपिटेंट अथॉरिटी को। कंपिटेंट अथॉरिटी मतलब CCIT और DGIT, उन दोनों में से जो भी उनकी कंपिटेंट अथॉरिटी होगी उसे एनेक्सर 2 में सबमिट करना रहेगा। सेकेंड, अब कंपिटेंट अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन चले गया। अब कंपिटेंट अथॉरिटी को देखना है कि क्या इस कंपाउंडिंग को कंसिडर किया जाए कि डिस्पोज किया जाए। तो अगर डिस्पोज करना है, कंसिडर करना है हर एक एप्लीकेशन को, इट शुड बी थ्रू अ स्पीकिंग ऑर्डर। एक स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए इन एनेक्सर 3। एनेक्सर 3 में जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है उसके हिसाब से उसे उस कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस के एप्लीकेशन को या तो कंसिडर कर क्लोज करना है या फिर उसको डिस्पोज ऑफ करना है। कितने दिनों में करना है? विद इन 180 days of its receipt. Period of time allowed to assessee for paying compounding charges shall be excluded. अब क्या होगा कि उस पर्टिकुलर 180 दिन का जो पीरियड दिया हुआ है उस पीरियड में कुछ पर्टिकुलर पीरियड अपन ने एसएससी को दिया हुआ है कि भाई इतने पर्टिकुलर पीरियड में आप अपना कंपाउंडिंग चार्जेस पे करो। तो वो जो कंपाउंडिंग चार्जेस पे करने का जो पीरियड होगा उतने पीरियड को एक्सक्लूड करने पर प्लस 180 डेज का टाइम दिया गया। ठीक है, मतलब कंपाउंडिंग चार्जेस वाले पीरियड को छोड़ के 180 डेज इतना समय आपको दिया गया है CCIT को, कंपिटेंट अथॉरिटी को, टू डिस्पोज ऑफ और कंसीडर द एप्लीकेशन। एंड द थर्ड पॉइंट, वेयर कंपाउंडिंग एप्लीकेशंस एक्सेप्टेबल, आपने अगर कंपाउंडिंग के ऑफेंस कंपाउंडिंग एप्लीकेशन को अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो क्या होगा? अथॉरिटी को इंटीमेट करना पड़ेगा कि कंपाउंडिंग चार्जेस कितने हो रहे हैं। ठीक है, कितनी कंपाउंडिंग हो रही है, विद इन जितनी भी कंपाउंडिंग चार्जेस हो रही है उसे इंटीमेट करना रहेगा कि आपको 60 डेज के अंदर पेमेंट करना है। जैसे ही इंटीमेशन उस एसएससी को मिलेगी उसके 60 डेज के अंदर उसे पेमेंट करना है। ठीक है, एंड फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी राइट्स दिया गया है, CCIT कंपिटेंट अथॉरिटी को दिया गया है तो फर्दर एक्सटेंशन कर सकती है, बट अप टू फर्दर पीरियड ऑफ एक्सटेंड ऑफ बट फर्दर पीरियड अप टू 120 डेज, अप टू 120 डेज तक के वो और एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, लेकिन वो भी कब? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में। पहला क्या लिखा है कि 60 डेज के अंदर उसे आप बोलो कि कंपाउंडिंग चार्ज इतने आ रहे हैं, कंपाउंडिंग चार्ज आपको विद इन 60 डेज आपको जब भी आपको इंटीमेशन मिल रही है उसके 60 डेज के अंदर आपको पेमेंट करना है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में भी 120 डेज के लिए अलाउ किया गया। अब competent authority shall pass the compounding order within 30 days of payment of compounding charges। जैसे ही compounding charges उसने पे कर दिया असेसी ने तो within 30 days competent authority को ऑर्डर पास करना है कि now this offense is clear और compounding का ऑर्डर इशू करना है within 30 days of payment of compounding charges। And if compounding charges is not deposited within time allowed, जो टाइम अलाउड दिया गया है उस टाइम के अंदर अगर पेमेंट नहीं करता है कोई एसएससी तो क्या हो गया? कंपाउंडिंग एप्लीकेशन मे बी रिजेक्टेड। कंपाउंडिंग एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ फीस फॉर कंपाउंडिंग फीस कितनी पे करनी पड़ेगी? अब यहाँ पे हर एक का अलग अलग सेक्शंस का अलग अलग के हिसाब से दिया गया है। सेक्शन 276 बी वाला ऑफेंस है विच इज फेलियर टू पे TDS और TCS,
तो आपको कंपाउंडिंग कितना पे करना पड़ेगा, 3% पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिडक्शन टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS. फॉर सब्सिक्वेंट कंपाउंडिंग एप्लीकेशन इट इज 5%. सेक्शन 276C1 which is willful attempt to evade tax, तो 100% of the amount sought to be evaded. जितना आप इवेट कर रहे थे उसका 100% आपको उसका पे करना रहेगा. सेक्शन 276C2 willful attempt to evade payment of any tax, तो आपका आएगा 3% per month of the amount sought to be evaded for the period of default. सेक्शन 276CC failure to furnish return of income, उस केस में है कि 2% per month of tax and interest determined on assessment or reassessment from due date of filing of return to the date of filing of return. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न से जब तक कि आपने रिटर्न फाइल किया है तब तक के बीच के पीरियड का आपको 2% पर मंथ ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट आपको पे करना है. लेकिन अगर आपने रिटर्न फर्निश ही नहीं किया है, इफ रिटर्न इज नॉट फर्निश्ड बट टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 140A और TDS इज डिडक्टेड, देन कंपाउंडिंग फी शैल बी कैलकुलेटेड अप टू द डेट ऑन विच टैक्स इज सो पेड. जब तक कि टैक्स अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उस केस में जब उन्होंने पेमेंट कर चुका है टैक्स वैक्स का, तब तक क्या ही वो कंपाउंडिंग फीस रिकवर कर सकते हैं. 276CCC which is for failure to furnish return of income as required under section 158BC. 158BC में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो भी आपका सेम एज पर सेक्शन 276CC के हिसाब से आपका कंपाउंडिंग चार्जेस रहेंगे. आपने सेक्शन 277 या फिर 278 में अगर फॉल्स स्टेटमेंट दिया है या फिर इन वेरिफिकेशन या फिर एबेटमेंट ऑफ फॉल्स रिटर्न दिया है, तो उस केस में 4 चीज़ें दी हुई है, ध्यान से देखिए यहाँ पे. Where same set of facts and circumstances attract under section 277 as well as section 278, then compounding fee shall be charged for offence by treating them as in one offence. यहाँ पे आपको दोनों ऑफेंस में आपको अगर आपके अगेंस्ट में दोनों में लायबिलिटी बनती है, सेक्शन 277 में भी सेक्शन 278 में भी, तो कोई भी एक में पटाना रहेगा, सेकेंड पटाने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि उसको एज अ वन ऑफेंस माना जाएगा. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज where same set of facts and circumstances attract under any of the above compounding offence, then no compounding fee shall be charged under section 277. मतलब अगर कोई दूसरा प्रोविजन है जिस पर अपन कंपाउंडिंग ऑफेंस में गए हुए हैं तो सेक्शन 277 के अगेंस्ट में फिर से कंपाउंडिंग फी नहीं देनी है. Where same set of facts and circumstances attract under any offence under section 277 और section 278, कोई ऐसा ऑफेंस है जो सेक्शन 277 और 278 भी अट्रैक्ट कर रहा है और अदर ऑफेंस भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो वो वाला ऑफेंस अट्रैक्ट जो कर रहा है उसको एप्लीकेबल माना जाएगा, सेक्शन 277 और 278 का नहीं माना जाएगा. फोर्थ इज वेयर नो ऑफेंस इज कमिटेड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ दैट, कोई भी अदर प्रोविजन में कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं किया है, देन कंपाउंडिंग इज टू बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन टैक्स व्हिच वुड हैव बीन इवेडेड. तो टैक्स कितना, कंपाउंडिंग कितना कैलकुलेट किया जाएगा, it will be calculated based on the tax which would have been evaded. So these are the 4 provisions for section 277 or 278 compounding fees, है ना. Now 7th for offense other than above, मतलब जहाँ पे जो इनके अलावा भी कुछ अगर ऑफेंस होंगे जो स्पेसिफाइड नहीं किए गए हैं तो क्या होगा, competent authority may determine the amount of compounding fee. competent authority का राइट है कि वो कंपाउंडिंग फी आपसे डिटरमाइन कर सकती है सब्जेक्ट टू द मिनिमम कंपाउंडिंग फीस ऑफ ₹25,000. मिनिमम कितना रिकवर कर सकती है आपसे, 25,000. सो दीज आर द 7 थिंग्स विच यू शुड कीप इन माइंड फॉर फीस फॉर कंपाउंडिंग, कि फीस कितनी लगनी है. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट पार्ट विच इज कंपाउंडिंग चार्जेस. कंपाउंडिंग चार्जेस इंक्लूड्स, कंपाउंडिंग चार्ज का मीनिंग क्या होता है, कंपाउंडिंग फीस, प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. तो अपन ने अभी जो अपन ने डिटरमाइन किया वो क्या था, कंपाउंडिंग फीस था. अब कंपाउंडिंग चार्जेस एंड कंपाउंडिंग फीस दोनों अलग अलग है. ठीक है, तो कंपाउंडिंग चार्जेस का मतलब क्या हो, एक तो कंपाउंडिंग फीस तो इंक्लूड हो गई होगा, प्लस कंपाउंडिंग चार्जेस इंक्लूड्स प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस. ये क्या होता है, इट विल बी 10% ऑफ कंपाउंडिंग फीस सब्जेक्ट टू द मिनिमम ऑफ ₹25,000. जितना भी कंपाउंडिंग फी अपन ने ऊपर वाले कैलकुलेशन से किया होगा उसमें आप 10% आप निकाल लो और उसमें चेक करो कि 25,000 से ऊपर जा रहा है कि 25,000 के नीचे जा रहा है. और 25,000 के नीचे जा रहा है तो 25,000, और 25,000 के ऊपर जा रहा है तो वो वाला अमाउंट जो रहेगा वो प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस का रह जाएगा. लिटिगेशन एक्सपेंसेस, काउंसिल फीस. सो दिस इज द कंपाउंडिंग चार्जेस. कंपाउंडिंग चार्जेस
इन 4 चीज़ों को मिला के कंपाउंडिंग चार्जेस होती है। आई होप यू आर वेरी क्लियर ऑन ऑल द प्रोविजंस ऑफ कंपाउंडिंग। वी हैव कवर्ड all the things which are useful for compounding of offenses, and in case अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को एक बार आपने अगर देख लिया और आपका सही में कोई कंपाउंडिंग का कोई केस होगा तो इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, क्योंकि कैटेगरी कौन कौन सी कवर हो रही है, आपका ऑफेंस कौन सा है, फर्स्ट ऑफेंस है, सेकेंड ऑफेंस है, कैटेगरी ए ऑफेंस है, कैटेगरी बी ऑफेंस है, आपके कंपाउंडिंग की फ़ीस कितनी होती है, कंपाउंडिंग के चार्जेस कितने होते हैं, आप कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपने सारे ड्यू टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब पे किया है कि नहीं पे किया है, तो आपको वो चेक करना चाहिए एक चेकलिस्ट बना के कि ये सब चीज़ें मैंने कवर कर ली है, यस यस यस। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं दैन कंपाउंडिंग में आपको कितना खर्चा बैठेगा, आप जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्या रेमेडीज़ है, तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी रहेगी। एंड इन केस एनी ऑफ द डाउट आपको कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन करना है देन वी आर रेडी टू हेल्प यू, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।